हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस गोपालगंज। आज के इस वीडियो लेसन्स के माध्यम से मैं डॉक्टर मनोज कुमार गिरी क्लास 12th के बायो के डिजीज वाले सेक्शन का हम लोग ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। तो आज के टॉपिक जो होगी वो बहुत ही मज़ेदार होगी, जहां हम लोग बात करेंगे एक बेहद इंपॉर्टेंट टर्म। आइए पहले टर्म को समझते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म से जो हम शुरू करने वाले हैं उसका नाम है वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन टॉपिक से आज हमारी शुरुआत होगी और हम पढ़ेंगे क्लास 12th के अपने एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। और यहाँ से हम सीखेंगे कि किस तरीके से वैक्सीन के माध्यम से हमें प्रतिरक्षा मिलती है, इम्यूनिटी मिलती है। यानी हम लोग जो है आज के क्लास में जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक होगा वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। यानी कि अगर सिंपल कंसेप्ट में कहें तो हम कह सकते हैं टीकाकरण कराना है। और इस टीका से आपको क्या मिलेगा भाई? तो इस टीका से मिलेगा आपको प्रतिरक्षा। तो कहते हैं टीकाकरण एवं प्रतिरक्षीकरण। यही टॉपिक आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन के हिसाब से, एनसीईआरटी के बायो के सिलेबस के हिसाब से ये एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ हम लोग बहुत ही कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें इस टॉपिक से संबंधित सीखने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन ये हमारा टॉपिक है और इसमें हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले कि वैक्सीनेशन होता क्या है और इम्यूनाइजेशन क्या होता है। दो शब्दों से हम शुरुआत कर रहे हैं। पहले वैक्सीनेशन, जहां पे हम कहेंगे वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया। आपको क्या लेना है भाई? वैक्सीन लेना है, टीका लेना है। तो टीका लगाने की प्रक्रिया जो है टीकाकरण कहलाएगी, वैक्सीनेशन कहलाएगी। बहुत सिंपल है। और इस टीका लगाने से आपकी बॉडी को प्रतिरक्षा मिलेगी, इम्यूनिटी मिलेगी। इसी कंसेप्ट को आपको समझना है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं वैक्सीन शब्द से कि ये जो वैक्सीन है ये क्या है, किस चीज का बना होता है और कैसे ये आपके बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। तो आइए टीकाकरण और प्रतिरक्षाकरण को और हल्का करते हैं और बहुत ही सिंपल वैक्सीन से हम शुरुआत करते हैं, टीका से शुरुआत करते हैं। आपने अपने लाइफ में कभी ना कभी वैक्सीन जरूर लिए होंगे। कुछ ऐसे वैक्सीन होंगे जो आपने जन्म के तुरंत बाद लिए होंगे, जो आपको याद नहीं होंगे। और कुछ ऐसे वैक्सीन होंगे जो नॉर्मल बदमाशी करते, कहीं कटते घिसते टेटबैक के रूप में भी लिए होंगे। तो हम ये कल्पना करें कि ये जो वैक्सीन है इसकी शुरुआत होती है हमारे एक बहुत महत्वपूर्ण वैज्ञानिक जिनको हम एडवर्ड जेनर के नाम से जानते हैं। जेनर साहब ने दुनिया में पहली बार वैक्सीन, अगर आपको सुई से एलर्जी है, टीका से एलर्जी है या टीका से आप डरते हैं तो अपने डर को शेयर कीजिएगा एडवर्ड जेनर के साथ। क्योंकि एडवर्ड जेनर वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहली बार दुनिया में वैक्सीन बनाया था। और ये जो वैक्सीन है ना वो एक लैटिन वर्ड से आया है। लैटिन में एक शब्द है वैका, लैटिन में एक शब्द है वैका, इसी वैका से वैक्सीन आया है। और आपको जान के आश्चर्य होगा, इस वैका का मतलब होता है काऊ, गाय। ये जो वैक्सीन शब्द है इसकी उत्पत्ति लैटिन वर्ड से हुई है, वैका से हुई है। और इस वैका का मतलब होता है काऊ। और यहाँ काऊ इसलिए है क्योंकि पहली बार जो एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन बनाया था ये काऊ पॉक्स के लिए बनाया था। और काऊ पॉक्स की वजह से बनाने की वजह से, काऊ से संबंधित होने की वजह से वैक्सीन नाम पड़ गया, जिसका लैटिन वर्ड है वैका और इसका मतलब होता है आम शब्दों में काऊ। तो वैक्सीन को सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने खोजा था। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, प्रतिरक्षा को बढ़ाने के लिए एक बेहद इंपॉर्टेंट घटक है। इसीलिए इम्यूनोलॉजी के पिता, जनक के तौर पे, वैक्सीन के फादर के तौर पे एडवर्ड जेनर को हम जानते हैं। तो हम क्लास 12th के बायो के टॉपिक में आज जो टॉपिक हमने चयन किया है वो चयन किया है वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन के बारे में, जहां मैंने बताया कि वैक्सीन लेने की प्रक्रिया ही वैक्सीनेशन कहलाती है। और वैक्सीन क्या है? तो वैक्सीन कुछ नहीं बेटा, एक तरीके का बायोलॉजिकल प्रिपरेशन है, एक जैविक तरीके से विकसित की गई प्रिपरेशन है, बायोलॉजिकल प्रिपरेशन है वैक्सीन। और इस वैक्सीन में हम करते क्या हैं? इस वैक्सीन में, इसमें जो हम सॉल्यूशन तैयार करते हैं उसमें किसी पैथोजेंस को हम क्या करते हैं? इनएक्टिव कर देते हैं या कमजोर कर देते हैं। पैथोजेंस को क्या करते हैं भाई? या तो हम कमजोर कर देते हैं, या तो उसको मृत कर देते हैं, या तो उसको हम निष्क्रिय कर देते हैं। और इसी से जो सॉल्यूशन बनाते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं वैक्सीन। तो वैक्सीन की एक परिभाषा हम विकसित कर सकते हैं कि वैक्सीन इज ए टाइप ऑफ बायोलॉजिकल प्रिपरेशन, जहां पे हम क्या कर रहे हैं?
पैथोजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको कमजोर करके कर रहे हैं, या उसको मार के कर रहे हैं, निष्क्रिय करके कर रहे हैं। और ऐसा करने से एक तरीके से उस पैथोजेंस के अंदर जो एंटीजेन था, जो एंटीजेनिक प्रॉपर्टी थी, उसी एंटीजेनिक प्रॉपर्टी को हम एक माध्यम में तैयार कर रहे हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको एंटीजन के बारे में बताया था। बाहर से आया हुआ कोई सब्सटेंस हो सकता है एंटीजन, प्रोटीन वगैरह का बना हुआ हो सकता है, तो ज़्यादा ताकतवर हो सकता है एंटीजन। तो इसी एंटीजन यानी कि इस बैक्टीरिया या इस वायरस या इस पैथोजेंस के अंदर जो एंटीजेनिक प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी आपके बॉडी में आने के बाद इम्यूनो सिस्टम को जगाती है, एक्टिवेट करती है, उसी से हमने एक प्रिपरेशन बना लिया, उसी से एक हमने सॉल्यूशन बना लिया, और उसी सॉल्यूशन को हमने नाम दे दिया वैक्सीन। तो वैक्सीन इज नथिंग बट इट इज अ टाइप ऑफ बायोलॉजिकल प्रिपरेशन, जहां पे हमने एक एंटीजन पैथोजेंस का तैयार कर लिया है, और इस तैयार को हम क्या करेंगे, इंजेक्शन के माध्यम से पेशेंट या जो व्यक्ति है उसके अंदर हम इंजेक्ट कर देंगे। पेशेंट इसलिए कहने से बचेंगे क्योंकि आजकल तो वैक्सीन बीमारी से पहले ही हम ले रहे हैं। तो अभी आप पेशेंट हुए नहीं हैं तो भी आप वैक्सीन ले रहे हैं, एडवांस वैक्सीन का दौर है। तो वैक्सीनेशन एक प्रक्रिया जहां पे आप वैक्सीन लेते हैं, और वैक्सीन को आपने समझा कि एक तरीके का कोई जैविक उत्पाद है, एक प्रोसेस है, तैयार किया गया पदार्थ है, जिसमें हमने किसी पैथोजेंस के कमजोर या निष्क्रिय एंटीजन को बॉडी के अंदर डालने की व्यवस्था की है। ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि ऐसा करने से बॉडी को इम्यूनिटी मिलेगी, प्रतिरक्षा मिलेगी, रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ जाएगी और हम रोग से बच जाएंगे। तो ये है वैक्सीन का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, जिसको मैंने कहा कि लैटिन वर्ड वैका से डेवलप हुआ है, और ये वैका का मतलब होता है काऊ, और काऊ यहाँ पे इसलिए यूज किया गया क्योंकि काऊ पॉक्स जो है उसी का वैक्सीन सबसे पहली बार एडवर्ड जेनर साहब ने विकसित किया था, जो बाद में जाके इस इम्यूनोलॉजी के जनक या फाउंडर बन गए। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो वैक्सीन है ये हमारे बॉडी में किस तरीके से काम करती है, क्योंकि आपका टॉपिक ही है कि वैक्सीनेशन दैट लीड्स टू इम्यूनाइजेशन। ये टीकाकरण ही है जो आपको प्रतिरक्षाकरण दे रहा है। तो टीका से प्रतिरक्षा कैसे, तो टीका आपने समझा कि एक बायोलॉजिकल प्रिपरेशन है, और ये आपके बॉडी के अंदर ड्यूस किया जा रहा है, इंजेक्शन के माध्यम से किया जा रहा है, कमजोर अप्रभावी एंटीजन जो है डाल के किया जा रहा है, सिर्फ बॉडी को ट्रेनिंग देने के लिए। जैसे आप बीमार होने की एक्टिंग करते हैं ना, वैसे ही समझिए कि शरीर बीमार नहीं है, लेकिन उसको बीमार होने की ट्रेनिंग दी जा रही है कि अगर तुम्हें बीमारी लगेगी तो तुम कैसे लड़ोगे। वैक्सीन आपको ये सिखाता है। तो आइए हम देखते हैं कि अगर ये जो वैक्सीन है, जिसको आप टीका कहते हैं, सुई कहते हैं, इंजेक्शन कहते हैं, जब इसको आपके बॉडी के अंदर इंड्यूस किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है, तो क्या होता है। आपने टीका लिया तो क्या हुआ आपके बॉडी में, वो जो सॉल्यूशन है, वो जो बायोलॉजिकल प्रिपरेशन है, वो आपके बॉडी के भीतर प्रवेश करता है। इंड्यूस किया तो ये क्या हुआ भाई, आपके शरीर के भीतर क्या किया, शॉर्ट में समझिए, एकदम से पॉइंट में प्रवेश किया, शरीर के भीतर ये प्रवेश किया। शरीर के भीतर जब प्रवेश किया तो वहां पे हमारे जो इम्यूनो सेल्स थे ना, जिनको इम्यूनिटी की जिम्मेवारी दी गई है, ये इम्यूनो सेल अचानक से क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। और जो सॉल्यूशन आपकी बॉडी के अंदर गया है, जाते ही इम्यूनो सेल क्या हुए, एक्टिव हो गए, और एक्टिव होने के बाद उन्होंने एक तरीके से मेमोरी बनानी शुरू कर दी कि ये कौन है, इसकी क्या प्रॉपर्टी है, किस तरीके का ये नेचर है, क्या ये करने वाला है। तो एक तरीके की मेमोरी, जो मेमोरी के लिए आपने देखा होगा कि दो तरीके के सेल के बारे में पढ़ा होगा कि एक बी सेल था और एक टी सेल था। तो ये लोग क्या करेंगे, एक बॉडी में मेमोरी बिल्ड करेंगे, और मेमोरी बिल्ड करने के बाद मैंने क्या कहा कि आपको बीमारी से लड़ने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। तो एक प्रकार से इस वैक्सीन के जाने से, ये जो पॉइंट स्क्रीन पर लिख रहे हैं बेहद इंपॉर्टेंट है, ये विकसित करना इसका उद्देश्य था, वो है प्राइमरी इम्यूनो रेस्पॉन्स। प्राइमरी इम्यूनो रेस्पॉन्स यानी प्राथमिक अनुरक्षी या प्रतिरक्षी अनुक्रिया। ये जो प्राइमरी इम्यूनो रेस्पॉन्स आपके बॉडी के अंदर जनरेट हो गया, यही काम किया वैक्सीन के जाने से। अगर वैक्सीन नहीं लगी होती तो ये प्राइमरी इम्यूनो रेस्पॉन्स इस बीमारी के प्रति आपको नहीं डेवलप होती। यानी जब सही मायने में कोई पैथोजन जब आपके बॉडी के अंदर आता, तो बॉडी को यही प्रोसेस फुलफिल करना होता, और ऐसा करने में शरीर को बहुत समय लगता।
और इतना समय लगने में इन्फेक्शन आपके बॉडी में अच्छी तरीके से फैल जाता। आपने वैक्सीनेशन करा लिया, यानी आपकी बॉडी में प्राइमरी इम्यूनिटी जनरेट हो गई है। आपके बॉडी के जो रखवाले हैं, जो सोल्जर हैं, जो कीटाणुओं से लड़ने वाले हैं, वो सेल जो है एकदम सावधान की मुद्रा में हो गए हैं, एकदम एक्टिव हो गए हैं। अब वो खोज रहे हैं कि इस नेचर का अगर कमांड कभी भी बॉडी को मिलेगा तो हम लोग अब रुकने वाले नहीं, हम सीधा अटैक करेंगे। तो वैक्सीन ने आपको क्या किया, प्राइमरी इम्यूनिटी डेवलप करा दिया। अब ये जब प्राइमरी इम्यूनिटी आपके अंदर डेवलप हो गई तो फिर क्या होगा, अब मान लीजिए ये तो आप डमी था, ये तो एक तरीके का क्लोन था, डुप्लीकेसी चल रही थी। वास्तव में जब आपको पैथोजन से इनकाउंटर होगा तो उस समय आपके बॉडी के रखवाले एक्टिव होंगे और तुरंत से तुरंत इस पूरे प्रक्रिया में आपको रोग से लड़ने में मदद करने के लिए स्वयं हाजिर हो जाएंगे। तो देखा आपने कि वैक्सीन जो है जैसे आपके बॉडी को इंड्यूस की गई तो आपके बॉडी के अंदर क्या हुआ, इम्यूनो रिस्पॉन्स हुआ, और इस इम्यूनो रिस्पॉन्स में आपके जो सेल थे उन्होंने इस पूरे प्रोसेस को मेमोराइज किया, समझा, और साथ ही साथ प्राइमरी इम्यूनो रिस्पॉन्स यानी प्राथमिक प्रतिरक्षी अनुक्रिया को विकसित किया। ये सबसे बड़ा एडवांटेज लगा वैक्सीन लेने से। अब है कि ये जो वैक्सीन है, क्या सभी वैक्सीन एक ही तरीके से काम करते हैं, सभी वैक्सीन का उद्देश्य एक ही जैसा होता है? तो जी हाँ, वैक्सीन का उद्देश्य तो एक ही है कि भैया आपको बीमारी से बचाना है, बीमारी से लड़ना है, लेकिन इनका जो प्रोसेस है, इनका जो एक्शन करने की जो मैकेनिज्म है वो अलग अलग तरीके से होती है। इसीलिए वैक्सीन को हम अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ वैक्सीन की बात करें तो बहुत प्रकार के वैक्सीन के टाइप आपको मिलेंगे, लेकिन कुछ कॉमन वैक्सीन के टाइप हैं जो आपको जरूर जानना चाहिए। जैसे पहला जो वैक्सीन का टाइप है उसको हम लोग बोलते हैं लाइव, एकदम जिंदा या एटीन्यूएटेड वैक्सीन। ये जो वैक्सीन होता है इसमें हम क्या करते हैं कि पैथोजेंस हमारा जिंदा है, ठीक है, हमारा जो पैथोजेंस है उसको हमने मारा नहीं है, पैथोजेंस हमारा बिल्कुल जिंदा है, और इस जिंदा पैथोजेंस को हमने क्या किया है, कमजोर कर दिया है। इसके अंदर वो बात नहीं है कि वो बीमारी फैला सके, लेकिन एक चीज तो कॉमन है कि हमने जो बायोलॉजिकल सॉल्यूशन या प्रिपरेशन तैयार किया वैक्सीन के रूप में, इसमें जो पैथोजेंस लिया है वो जिंदा है। अब इस तरीके के वैक्सीन के उदाहरण आपसे एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, ये जरूर आप नोट करेंगे। बीसीजी का टीका और एमएमआर का टीका, ये जो दो वैक्सीन आप देख रहे हैं, बीसीजी और एमएमआर, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। ये एक तरीके का लाइव या एटीन्यूएटेड वैक्सीन है। इस वैक्सीन में हमने क्या किया है, पैथोजेंस को जिंदा रखा है, लेकिन उसको हमने उसकी सारी शक्ति छीन ली है, उसको हमने कमजोर बना दिया है। इसको कमजोर बनाने के बाद हम इंजेक्ट कर रहे हैं। और एक बात यहाँ पे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि ये जो बीसीजी का टीका दिख रहा है स्क्रीन पे, एग्जाम में क्वेश्चन आया कि इस बीसीजी के टीका में कितने एंटीजन हैं। तो बच्चे जो है देखते हैं बीसीजी 3 एंटीजन लगा देते हैं। तो याद रखिएगा इस बीसीजी के टीका में एक सिंगल एंटीजन है, और वो सिंगल एंटीजन कौन है भाई, तो बैसिलस। यही वो बाबू वैक्सीन है जो जन्म के बाद सबसे पहली बार आपको दिया जाता है। आप हम सभी जो है इसी टीका से अपने जीवन की शुरुआत करते हैं। आप अपने हाथों में जहाँ पे ये टीका इंजेक्ट किया गया होगा वहाँ पे एक दाग देखते होंगे, वो दाग जो है इसी बीसीजी के वैक्सीन लेने से लगी है। ये आपको टीबी बीमारी के प्रति जो है इम्यूनिटी को बूस्ट करता है कि बीमारी ना लगे। बैसिलस कालमेट ग्यूरिन बीसीजी का फुल फॉर्म होता है, जहाँ बैसिलस आपका एंटीजन है, बैक्टीरिया है, और कालमेट और ग्यूरिन जो है वो दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डेवलप किया था। तो याद रखेंगे बीसीजी का टीका में दो बात समझने वाली है। पहला बात जो है कि जो बीसीजी का टीका है इसमें एंटीजन की संख्या कितनी है, सिंगल है, ओनली सिंगल। और कौन सी बैक्टीरिया, बैसिलस। सी और जी का मतलब यहाँ कालमेट और ग्यूरिन से है, जो दोनों साइंटिस्ट हैं और इन्होंने ही इस टीका को निर्मित किया था। पहला टीका जो जन्म के बाद आप लेते हैं, टीबी से आपको इम्यूनिटी मिलती है। दूसरा जो दिख रहा है वो भी एक तरीके का लाइव वैक्सीन की श्रेणी में आता है, एमएमआर का टीका बोलते हैं। ये भी टीका आपने जरूर लगवाया होगा। इसमें बाबू 3 एंटीजेंस है। बीसीजी में एक एंटीजेंस था, लेकिन एमएमआर के बारे में जब आप बात करोगे तो यहाँ आपको 3 तरीके के एंटीजेंस मिलेंगे, जहाँ एक एम का मतलब है मिजल्स, दूसरे एम का मतलब है मम्स, और तीसरे मतलब है रूबेला। तो मिजल्स, मम्स और रूबेला जैसे बीमारियों से बचने के लिए 3-3 एंटीजन एक साथ बॉडी में एक्सपोज कराए जाते हैं, और ये भी वैक्सीन जो है लाइव या एटीन्यूएटेड वैक्सीन का एग्जाम्पल है। हम लोग पढ़ रहे हैं कि सभी वैक्सीन अलग अलग नेचर के होते हैं। यहाँ पे जो वैक्सीन आपका पहला वाला चल रहा है उसमें आपने क्या किया कि लाइव
पैथोजेंस को, जिंदा पैथोजेंस को एकदम से इनएक्टिव कर दिया है, निष्क्रिय कर दिया है, कमजोर कर दिया है और आपके बॉडी में इंड्यूस किया गया है। बीसीजी और एमएमआर जरूर याद रखेंगे। विशेषकर बीसीजी में सिंगल एंटीजन है, टीबी के प्रति है और ये जन्म के बाद लेने वाला पहला टीका है। एमएमआर में ट्रिपल एंटीजेंस है और ये भी इसी कैटेगरी का वैक्सीन है। अब आते हैं हम लोग वैक्सीन के किसी और कैटेगरी में। एक तो हो गया लाइव और एटीन्यूएटेड वैक्सीन आपने ले लिया। दूसरा जो वैक्सीन का कैटेगरी है उसको हम लोग बोलते हैं इनएक्टिव। इनएक्टिव वैक्सीन में होता है क्या है कि हम पैथोजेंस को क्या करते हैं ना, यूजुअली मार देते हैं। मरा हुआ पैथोजेंस रहता है, हमने बॉडी में जो सैंपल भेजा, डमी भेजा ना, वो मरा हुआ पैथोजेंस भेजा और ये मरा हुआ बेहद कमजोर, मतलब मरा हुआ तो फिर कमजोर करने की जरूरत नहीं है, मरा हुआ काफी है। तो ये जो पैथोजेंस मरा हुआ है ये हमारे बॉडी के अंदर जाएगा और ये भी एक तरीके से क्या करेगा, आपके अंदर जाके इम्यूनिटी को ट्रिगर करने के लिए काम करना शुरू करेगा। इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आप याद कर सकते हो, जैसे आप ओरल पोलियो वैक्सीन, जो बच्चे जो है जन्म के बाद जो ओरल पोलियो वैक्सीन लेते हैं वो इसी नेचर का होता है। उसमें डमी सैंपल जो है पैथोजेंस का डेड पार्ट जा रहा है, वो बॉडी में जाके आपको एक तरीके से प्राइमरी इम्यूनो रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा है। उसी तरीके से अगर हम इनएक्टिव वैक्सीन के श्रेणी से बाहर निकल के तीसरा श्रेणी देखें जो और होगा बहुत इंपॉर्टेंट, उसको बोलते हैं टॉक्सॉइड। टॉक्सॉइड वैक्सीन की खासियत ये होती है कि इसमें डायरेक्ट पैथोजेंस के जगह पे उसके जो इंपॉर्टेंट जो टॉक्सिन है, जहर है, उसके प्रति हम लोग जो है एक तरीके से इम्यूनिटी को ट्रिगर करवाते हैं। यहाँ पे जैसे आप देखे होंगे सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है टेटनस का, जो आप जो इंजेक्शन लेते हैं वो क्या है, वो टॉक्सॉइड वैक्सीन का एग्जाम्पल है। तो ये याद रखेंगे टेटनस को लेके, जहाँ पे आप देखते हैं कहीं कट जाता है, छिल जाता है, मूर्छा लगे हुए चीज़ों से कटने उठने पे आप टेटवेक लेते हैं। और ये जो टेटवेक है ये एक तरीके का टॉक्सॉइड वैक्सीन है। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, बैक्टीरिया फुल बॉडी ना करके उसके जो स्पेशल टॉक्सिन है उसी के अगेंस्ट में आप ये इम्यूनिटी को एक तरीके से बढ़ा रहे हैं, ताकि बॉडी में कभी भी ये पैथोजेंस पूरी तरीके से सक्रिय होकर आपको नुकसान ना पहुंचा सके। तो ये है वैक्सीन के कुछ टाइप। और कुछ और अगर श्रेणी की बात करें तो आप पाएंगे यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्जुगेटेड वैक्सीन। कॉन्जुगेटेड वैक्सीन में क्या होता है कि हमारा जो एंटीजन है ना वो कमजोर होता है। अब इस कमजोर एंटीजन को अलग से सपोर्ट देने के लिए हम लोग कुछ कैरियर प्रोटीन जोड़ देते हैं। तो आप ऐसा समझिए कि कोई एंटीजन है, उस एंटीजन में, एंटीजन कोई भी पैथोजन का पार्ट हो सकता है, तो ये कोई एंटीजन है जो कमजोर है, इसके साथ जब हमने कोई एक कैरियर प्रोटीन जोड़ दिया तो इस तरीके के वैक्सीन को जो हम विकसित करते हैं वो वैक्सीन जो है वो कॉन्जुगेटेड वैक्सीन के श्रेणी में आती है। लेकिन अभी भी कुछ बच्चों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि सर जो कोरोना में जो हम लोग वैक्सीन लिए थे वो किस कैटेगरी में आती होगी, क्योंकि ये वाला वैक्सीनेशन बहुत रिसेंट रहा होगा आपके जीवन में और एक ऐसी वैक्सीन जिसको दुनिया ने एक साथ लिया। घर में मम्मी पापा दादा दादी अगर हैं तो वो, आप स्वयं, तो हर उम्र के हर वर्ग के लोग जो है वैक्सीन ले रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वैक्सीनेशन का कोई महोत्सव चल रहा है। तो आपके दिमाग में जरूर ये जानने की इच्छा होगी कि ये जो 4 टाइप का वैक्सीन मैंने बताया, लाइव या एट्यूनेटेड वैक्सीन, फिर इनएक्टिव वैक्सीन, टॉक्सॉइड वैक्सीन, कॉन्जुगेटेड वैक्सीन, लेकिन हमने अभी कोरोना का नाम नहीं लिया। यानी अब जो अगला वैक्सीन हम बताने जा रहे हैं 5वां नंबर का वैक्सीन, उसको हम लोग बोलेंगे mRNA वैक्सीन। आज के जमाने में ये एम का मतलब आज के स्टेज में समझिए मॉडर्न हो गया है। ये मैसेंजर आरएनए के लिए है, लेकिन आप याद रखिएगा एम का मतलब मॉडर्न वैक्सीन। आज का जो वैक्सीन है वो mRNA वैक्सीन है। अब क्या किया जा रहा है, सीधा बॉडी में एक तरीके से कमांड दिया जा रहा है कि ये रहा एंटीजन, आप इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाओ। और जो आपने कोविड वैक्सीन लिया था या आजकल के डेट में बहुत सारे मॉडर्न वैक्सीन लिए जा रहे हैं, ये सभी जो है इसी कैटेगरी के हैं। ये वैक्सीन बड़े पैमाने पे लोगों को दिलाई जाएगी। कब भाई, जब एक तरीके से बड़ा आपका जो ग्रुप है वो किसी पर्टिकुलर बीमारी को लेके संकट में है। तो कोविड में आपने देखा कि पूरी जो है वैश्विक पटल पे ग्लोबल एक तरीके से पेंडेमिक के तौर पे था, जहां पे लोग जो है एकदम से त्रस्त और परेशान हो गए थे। तो बड़े पैमाने पे mRNA वैक्सीन डेवलप किया गया। अब mRNA वैक्सीन के अपने कुछ इफेक्ट, साइड इफेक्ट रहे होंगे, उस पर हम लोग का चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा फोकस ये है कि वैक्सीन जो है अब अलग अलग सीरीज का हो गया है, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन आने लगे हैं। हम लोग जीन को एक तरीके से थोड़ा सा मैनिपुलेट करके नए नए प्रोडक्ट बना रहे हैं, नए नए वैक्सीन बना रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से। और ये सभी वैक्सीन जो है बीमारियों के होने के पहले ही आप ले रहे हैं।
यानी आपके बॉडी में पहले ही से प्राइमरी इम्यूनो रिस्पॉन्स डाल दिया गया है कि अगर बीमारी जब आएगी तो आपको टेंशन नहीं है, बॉडी तैयार है लड़ने के लिए। तो आपने देखा होगा कि इस mRNA वैक्सीन के वजह से दुनिया भर में क्या हुआ, हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हुआ। आपने नाम सुना होगा हर्ड इम्यूनिटी। पूरे वैश्विक लेवल पे सभी लोगों ने देखा कि भाई वायरस को बॉडी में जाने का चेन तोड़ना है, तो एक ही उपाय है, वैक्सीनेशन के जरिए हम अपने को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने शुरू से आपको इसी चीज़ पे फोकस रखा है कि हमारा जो टॉपिक है वो वैक्सीनेशन को लेके है। और वैक्सीनेशन मैंने बताया कि एक प्रक्रिया है जहाँ पे आप क्या करते हैं, वैक्सीन लेते हैं। अब ये जो वैक्सीन आप लेते हैं उसके बारे में मैंने बताया कि वैक्सीन कुछ नहीं है, एक बायोलॉजिकल सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन में हमने क्या किया, किसी कमजोर प्रभावी एंटीजन को आपके बॉडी में भेजा है, एक तरीके से खत भेजा है शरीर को कि शरीर के रखवाले एकदम अलर्ट रहिएगा, बॉडी में कभी भी कोई इमरजेंसी आए और इस तरीके का पैथोजन नजर आए तो कोई पूछताछ नहीं होगा, सीधा इनकाउंटर होगा। तो आपके बॉडी को जगा दिया गया है, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स भेज दिया गया है। तो हम लोग जो देख रहे थे ये रक्षा का एक तरीके का जैविक ब्लूप्रिंट देख रहे थे, जहाँ पे हमें देखना क्या है, जहाँ पे हमें देखना है इन सभी तथ्यों के अलावा कुछ रोचक चीज देखें आप वैक्सीन को लेके कि ये वैक्सीन क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्यों इसका इम्पोर्टेंस जो है वो आप और हमारे लाइफ में बहुत मायने रखता है। तो इसकी ऐतिहासिक अगर आप उपलब्धियों को देखेंगे तो देखेंगे कि पिछले 50 वर्षों में इस वैक्सीन के आने की वजह से 154 मिलियन लोगों की जान जो है वो बचाई गई है। तो वैक्सीन कितना इंपॉर्टेंट है ये आप कल्पना कर सकते हैं। अगर इनमें से सिर्फ 101 मिलियन जो है तो नवजात शिशु हैं, छोटे बच्चे हैं। मैंने एक बार आपको एक टॉपिक पढ़ाया था जनन स्वास्थ्य में, तो वहां पे मैंने चर्चा किया था IMR और MMR के बारे में। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण सूचकांक हैं किसी भी देश के, उसकी आर्थिक प्रगति कितनी है, वो देश कितना संवेदनशील है गंभीर मुद्दों को लेके, उसका इंडिकेटर होता है। जहां IMR का मतलब होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, साल भर के अंदर जन्म लेने वाले बच्चों में से उन बच्चों की संख्या जो साल के भीतर ही मर जाते हैं। तो कभी ये हमारा IMR बहुत पुअर हुआ करता था, लेकिन इस मॉडर्न टेक्निक में और स्वास्थ्य के प्रति अवेयरनेस की वजह से अब ये संख्या में बहुत कमी आई है। और आप देख रहे होंगे कि 50 वर्षों में 101 मिलियन बच्चे जो है उस टीका की वजह से, वैक्सीन की वजह से बचाए गए हैं। अच्छा, ये वैक्सीनेशन सरकार के स्तर पे फ्री में भी प्रोवाइड किया जाता है। नॉर्मल स्वास्थ्य केंद्र में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको हर उम्र के हर अवस्था पे कौन से वैक्सीन की आवश्यकता है उसका प्रॉपर लिस्ट है और आप निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। तो एक ऐतिहासिक अगर विक्ट्री की बात करें तो सिर्फ खसरा से, मिजल्स जैसे बीमारी को बचाने में 60% से ज्यादा जो है जीवन इस टीके के भरोसे से ही बचा है। मैंने आपको बताया था MMR, उसमें M का मतलब मिजल्स था और ये बीमारी भी बहुत बहुत गंभीर संकट शिशु के अंदर डेवलप कर रही थी। और अगर एक नॉर्मल आंकड़ा देखें तो 6 जीवन प्रति मिनट वैक्सीन की वजह से बच रहा है। हर मिनट जो है 6 लाइफ वैक्सीन की वजह से बच रहा है। इसीलिए आपको वैक्सीन की इस फिजियोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। इंपॉर्टेंस वाइज मैंने बताया कि इसका काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग आते हैं, कोई भी प्रतिरक्षा हो रही है, वैक्सीन के बेसिक टर्म को हमने समझा है। अब उसी आधार पे ये बात हो रही है कि कोई भी प्रतिरक्षा, वैक्सीन से ही प्रतिरक्षा मिलनी है, तो कोई भी प्रतिरक्षा आप जो प्राप्त करेंगे तो उसके बेसिकली 4 स्तंभ होते हैं। एक सक्रिय होता है, एक निष्क्रिय होता है। कहेंगे सर 4 आपने बताया, बोल सिर्फ 2 रहे हैं। तो देखिए, समझिए ध्यान से, जब कभी भी सक्रिय प्रतिरक्षा प्राप्त होगी तो वो 2 तरीके से हो सकती है, और जब कभी भी निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्राप्त होगी तो वो भी 2 तरीके से हो सकती है। तो सबसे पहले तो ये समझ लें, हालांकि ये टॉपिक पढ़ा हुआ है लेकिन फिर भी एक छोटा सा शॉर्ट रिवीजन कर लें 1 मिनट में, कि सक्रिय प्रतिरक्षा का मतलब होता है कि जब शरीर की खुद की कोशिका लड़ के इम्यूनिटी बिल्ड करती है तो उसे हम सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। जबकि निष्क्रिय प्रतिरक्षा के बारे में कहते हैं कि ये प्रतिरक्षा शरीर को बनी बनाई प्राप्त होती है, यानी ये रेडीमेड होती है। इसके लिए आपका अपना सेल कुछ नहीं करेगा, आपको बना बनाया कहीं से मिल जाएगा। तो एक बेसिक कंसेप्ट ये हुआ कि सक्रिय यानी एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी, 2 तरीके की इम्यूनिटी आप डेवलप कर सकते हैं। सक्रिय प्रतिरक्षा के लिए नाम ही है सक्रिय, यानी आपकी खुद की प्रतिरक्षी कोशिकाएं सक्रिय हैं यहाँ पे। और निष्क्रिय का मतलब हो गया कि आपको ये टीका बनी बनाई मिल रही है। तो हमने कहा कि जो सक्रिय प्रतिरक्षा है उसके 2 उदाहरण आप पढ़ सकते हैं। एक तो नेचुरली मिल सकती है और दूसरा ये आपको आर्टिफिशियली मिल सकती है। मतलब प्राकृतिक रूप से भी प्राप्त कर सकते हैं और कृत्रिम रूप से भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक वैसे ही अगर आप
इसके बारे में बात करें निष्क्रिय प्रतिरक्षा को, तो ये भी आप नेचुरली भी प्राप्त कर सकते हैं और ये आर्टिफिशियली भी प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए मैंने 4 आपको बताया। किसी भी प्रतिरक्षा के 4 प्रमुख आधार स्तंभ होंगे, सक्रिय, प्राकृतिक, सक्रिय, कृत्रिम, ये 2 हो गया, सक्रिय प्राकृतिक और सक्रिय कृत्रिम। उसी तरीके से निष्क्रिय में जाइए तो निष्क्रिय प्राकृतिक और निष्क्रिय कृत्रिम, और यहाँ पे आपको चारों के एग्जाम्पल जरूर याद रखने हैं कि कौन कौन से किस उदाहरण में आएंगे। मान लीजिए आपको कोई बीमारी हुई और उस बीमारी से आपने नेचुरली लड़के डेवलप किया अगर, तो ये कहलाएगा नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। अभी मुझे कुछ मैसेज मिला कि शायद स्क्रीन पे आपको कलर को लेके प्रॉब्लम हो रही होगी, तो एक बार इसको हम मिटा दे रहे हैं और एक नए कलर के साथ आपको जोड़ रहे हैं ताकि आपके अंदर ये सक्रिय और निष्क्रिय पूरी तरीके से सक्रिय रहे। तो सक्रिय प्रतिरक्षा में मैंने बताया कि 2 तरीके की प्रक्रिया के तहत हम लोग इसको प्राप्त कर सकते हैं। एक को मैंने बताया था कि नेचुरल हो सकता है और दूसरे को मैंने कहा कि आर्टिफिशियल हो सकता है। तो सक्रिय प्रतिरक्षा जब आप नेचुरली प्राप्त करेंगे तो मान लीजिए कोई बीमारी आपको हुई और उस बीमारी से आपने लड़के जो इम्यूनिटी प्राप्त की, खुद से लड़के, बीमारी से लड़के, वो हो जाएगा सक्रिय प्रतिरक्षा का नेचुरल उदाहरण। बीमारी से लड़कर भी आप जीतना सीखते हैं क्योंकि वो पूरी प्रोसेस को आप मेमोराइज कर लेते हैं, बॉडी मेमोराइज कर लेता है और लड़के आप जीने लगते हैं, जीतने लगते हैं। तो सक्रिय प्रतिरक्षा में नेचुरल का उदाहरण हो गया, बीमारी से लड़के जो प्रतिरक्षा आपको प्राप्त हुई है उसे हम बोलते हैं सक्रिय प्राकृतिक प्रतिरक्षा। और यही प्रतिरक्षा अगर आप वैक्सीन वगैरह के जरिए जा रहे हैं और उसके जरिए आपको प्राप्त हो रही है, आर्टिफिशियली आपने दवा लिया, वैक्सीन लिया, एंटीबॉडीज का डेवलपमेंट करवाया, उसके जरिए जब प्रतिरक्षा प्राप्त होगी तो वो कहलाएगी सक्रिय परंतु कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल। उसी तरीके से अगर आप निष्क्रिय प्रतिरक्षा की बात करें तो ये प्रतिरक्षा बनी बनाई प्रतिरक्षा होती है, आपको रेडीमेड प्राप्त होती है। इसका नेचुरल का एग्जाम्पल जो है वो मदर मिल्क, आपने पढ़ा होगा, शिशु द्वारा माँ के दूध का फीड करना एक तरीके का निष्क्रिय प्रतिरक्षा है, लेकिन उदाहरण कैसा है इसका, नेचुरल है, प्राकृतिक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एंटीबॉडी की प्रधानता होती है मिल्क में, उसके वजह से बच्चे को इम्यूनिटी मिलती है, यानी इम्यूनिटी बच्चे ने बनी बनाई प्राप्त की, इसलिए इसको हम निष्क्रिय प्रतिरक्षा कर रहे हैं। और उसी तरीके से कभी कभी सांप के काटने पे एंटी वेनम वगैरह इस्तेमाल किया जाता है। सांप काट लिया तो आप स्वास्थ्य केंद्र में जाके तुरंत क्या करते हैं, एंटी वेनम ले लेते हैं, तो वो भी प्रतिरक्षा कहीं से बनी बनाई प्राप्त की गई है, आपके बॉडी में इंजेक्ट की जा रही है। तो यही मैंने कहा कि प्रतिरक्षा को प्राप्त करने के 4 प्रमुख आधार स्तंभ हैं, सक्रिय और निष्क्रिय, 2 व्यवस्था है। सक्रिय प्रतिरक्षा में आप खुद लड़ते हैं, खुद सीखते हैं, निष्क्रिय प्रतिरक्षा में आपको बनी बनाई व्यवस्था प्राप्त होती है। अगर हम प्रभाव की बात करें तो सक्रिय प्रतिरक्षा का प्रभाव जो होता है शरीर में लंबे समय तक होता है, लेकिन निष्क्रिय प्रतिरक्षा का प्रभाव जो है वो थोड़े समय के लिए होता है क्योंकि वो आपको बनी बनाई रेडीमेड प्राप्त होती है। तो वैक्सीन के संदर्भ में इन 4 लोगों का अहम योगदान है और ये चारों के एग्जाम्पल याद रखेंगे, नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों ही केसेस में, जिसे हम कहते हैं एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी, सक्रिय या निष्क्रिय प्रतिरक्षा। अब ये जो प्रतिरक्षा आपको वैक्सीन के माध्यम से मिल रही है, क्योंकि टॉपिक ही है आपका वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, यानी टीकाकरण से आपको मिल रही है प्रतिरक्षीकरण। तो इसके लिए ये 2 सेल के बारे में, इन 2 कमांडर्स के बारे में मैं हमेशा बात किया हूँ, टी सेल और बी सेल के बारे में, जहाँ पे मैंने बताया है आपको कि बी सेल जो है इससे जो इम्यूनिटी मिलती है उसे हम लोग बोलते हैं AMI, यानी एंटीबॉडी के द्वारा प्राप्त प्रतिरक्षा, और जब यही प्रतिरक्षा टी सेल के द्वारा मिलती है तो उसे हम बोलते हैं CMI, यानी कोशिका के द्वारा प्रतिरक्षा। तो क्या होता है ये समझिए, ये जो टी सेल और बी सेल है इनकी अगर हम बात करें उत्पत्ति, इनकी उत्पत्ति कहाँ होती है, तो आपने पढ़ा था अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में ये लोग जन्म लेते हैं, ठीक है। आपने कहा भी था कि प्राथमिक लसिकाभ अंग है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, ये वो अंग है जहाँ पे हमारे शरीर के जो लड़ाके हैं वो जन्म लेते हैं और यहीं पे इनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये बोन मैरो में पैदा होते हैं और जाके ये थाइमस में क्या होता है भाई, परिपक्व होते हैं, और ये जो है बी सेल है ये अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में ही परिपक्व भी होता है। और ये लोग आगे जाके अपना अपना रोल देखते हैं, किस तरीके से इनको सकारात्मक और नकारात्मक, यानी कि रेस्पॉन्स बॉडी में जनरेट करना है कोशिका के माध्यम से,
और यहाँ पे एंटीबॉडी के माध्यम से। मेन काम यहाँ पे यही रहता है इन लोगों का कि या तो हम कोशिका के माध्यम से आपको बचा लें या एंटीबॉडी का उत्पादन करके बचा लें। मुख्य बात आपको यहाँ पे ये समझना है कि इस वैक्सीनेशन में, इस इम्यूनिटी के प्रभाव में, एंटीबॉडी के निर्माण में इस बी वाले कोशिका की जो भूमिका होती है वो सबसे अहम होती है। ये है वैक्सीनेशन को लेके एक और इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण संदर्भ। अब आते हैं स्मृति। ये जो मेमोरी आपके अंदर डेवलप हो गई ना वैक्सीन में, वैक्सीन ने आपके अंदर किया क्या? मेमोरी डाला। कैसे? तो आपके अंदर जब वैक्सीनेशन हुआ, वैक्सीन गया, सॉल्यूशन गया, तो उसने आपके अंदर जो एंटीजन थे उसने इम्यूनो सिस्टम को जगाया, इम्यूनो सिस्टम एक्टिव हुआ, उसने इस पूरी चीज को मेमोराइज कर लिया और एक इम्यूनो रिस्पॉन्स जगा दिया। अब यहाँ पे एक नया शब्द आ गया कि बूस्टर क्या है भाई। तो आपने देखा होगा कोविड में भी आप देख रहे थे कि एक डोज आपने लिया तो प्राइमरी इम्यूनिटी आपकी बिल्ड हो गई, और फिर वो वायरस आपके अंदर जो है पूरी तरीके से उसको एकदम अप्रभावी बना देना है, तो आपने बूस्टर डोज लिया, एक दूसरा डोज भी लिया। अब देखिए इसको एक ग्राफ के जरिए आप समझेंगे तो आप देखेंगे कि वैक्सीनेशन हुआ तो शुरू में क्या हुआ, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स यहाँ पे डेवलप हुआ। देखिए ये जो है स्लाइटली एस शेप का ग्राफ जो है सिग्मोइड यहाँ पे दिख रहा है, डेवलप हुआ। और फिर क्या हुआ, धीरे धीरे ये जो आपने इंजेक्शन लिया था इसका प्रभाव बॉडी में क्या हो रहा था, कम हो रहा था, कम हो रहा था, कम हो रहा था। अब भाई जिंदगी भर थोड़े आपको इम्यूनिटी बिल्डअप करके देगा, तो एक पर्टिकुलर समय तक इसका प्रभाव रहा। देखिए यहाँ पे इंजेक्शन लेते ही ये पीक पे था, लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे समय बीत रहा है, ये समय है, जैसे जैसे समय बीत रहा है, मान लीजिए कि ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा दिन के हिसाब से समझिए तो ये दिन है। तो जैसे जैसे आपने दिया इंजेक्शन का प्रभाव रहा, लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा था, कम हो रहा था। लेकिन जैसे ही आपने क्या किया, बूस्टर डोज लिया, एक और डोज लिया सेम वैक्सीन का, तो ये दिख के देख रहे हैं एकदम एलिवेट होके एकदम ऊपर चला गया, ये पीक पे चला गया। और इस समय कोई कीटाणु अगर गलती से आपसे भिड़ जाए तो उसको आप कहाँ भेजेंगे पता ही है, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पे कितना प्रभाव था प्राइमरी इम्यूनो रिस्पॉन्स का, और दूसरे जगह पे देखिए कितने क्लाइमेक्स पे चला गया। तो ये बूस्टर डोज का प्रोसेस है। इसीलिए बच्चों को भी, छोटे बच्चों को भी जो वैक्सीनेशन देते हैं तो बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं, उसका एक डोज लगवा देते हैं और दूसरा डोज देना भूल जाते हैं। तो देखिए बूस्टर डोज कितना प्रभावी है। एक ने अगर 10% काम किया तो दूसरे वाले ने तो एकदम से इस पूरे प्रोसेस को 10 टाइम एक्सेलरेट कर दिया। तो बूस्टर डोज जिस वैक्सीन के साथ जुड़ा हो वो जरूर पूरा करना चाहिए। वो क्या करता है, पूरी एफिशिएंसी को और ज़्यादा एक्सेलरेट कर देता है। जैसा कि आप ग्राफ में भी देख रहे हैं कि पहला वैक्सीन से आपको प्राइमरी इम्यूनो रिस्पॉन्स मिला, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था प्रभाव कम हो रहा था। लेकिन जैसे ही आपने बूस्टर डोज लिया, ये पूरी तरीके से क्या हुआ, एलिवेट हो गया, और ये आपको एक तरीके से इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में मदद भी करेगा। अब आते हैं कि ये जो पुराना तरीका था हमारा वैक्सीन बनाने का, और एक साइड दिख रहा है mRNA टीका। मैंने बोला ना कि M का मतलब यहाँ मैसेंजर जरूर है, लेकिन आप M से मॉडर्न भी समझ लें तो कोई खराब नहीं होगा। क्योंकि पहले हम वैक्सीन बनाते थे तो ये इस तरीके का वैक्सीन बनाते थे, ये वैक्सीन बनाने का हमारा तरीका होता था। तरीका पे हालांकि हम लोग को बहुत जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ट्रेडिशनल चीजें जो है वो बहुत थोड़ी आज की तुलना में देखें तो थोड़ी धीमी थी। उस प्रक्रिया में आप क्या करते थे, रोग जनक का चयन करते थे, उसको कमजोर करते थे, फिर उसको जो है वो वायरस के साथ या किसी पैथोजेंस के साथ टैग करते थे, फिर उसका सॉल्यूशन बनाते थे। अब ये जो है जमाना वो दिख रहा है mRNA वैक्सीन का है। सीधा कोशिकाओं को मैसेज मिल रहा है कि इस प्रोटीन को का एक पर्टिकुलर जो एलिमेंट है जिसकी जरूरत है एंटीबॉडी बनाने के लिए, उसको स्पाइक कर दो, उसको बढ़ा दो। और ये मैसेज आपको जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मिल गया, आपके जीन को मैसेज मिल गया है। वो बेचारे आपके बॉडी में डीएनए से जब आरएनए बनता है ना, तो डीएनए से आरएनए बनता है, फिर एमआरएनए से प्रोटीन बनती है। उसी प्रक्रिया में उस पैथोजेंस के प्रति एंटीबॉडी का निर्माण करेंगे। तो आज का जो मॉडर्न युग है वो इस एमआरएनए वैक्सीन के ऊपर बेस्ड है, और बायोटेक्नोलॉजी ने इस तरीके के वैक्सीन को एक नई, लंबी और बहुत लंबी रफ्तार दी है, जिसकी वजह से दुनिया में, आपको एक छोटा सा डाटा शेयर करें कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, या जो पहला जो ग्लोबल एक तरीके से एपिडेमिक आया था, उस समय वैक्सीन का जो बनने का रफ्तार था, बीमारी के 50 साल के बाद भी वैक्सीन आ ही रहे थे मार्केट में। लेकिन अभी हाल ही में हम लोगों ने इतना बड़ा पेंडेमिक झेला और देखा कि दर्जनों प्रकार के अलग अलग कंपनियों ने वैक्सीन बनाने का दावा किया, और इनफैक्ट लोगों को वैक्सीनेशन का डोज प्रोवाइड भी किया गया। तो ये सभी कमाल जो है आज की डेट में mRNA बेस्ड इस प्रोसेस का है। ये फैक्ट्री, इस टेक्निक के माध्यम से हम लोग सीधा सीधी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वैक्सीन को अपग्रेड कर रहे हैं, इन्हेंस कर रहे हैं उसकी एफिशिएंसी को। खास बात यहाँ पे ये है
कि ये अगर आपका पूरा का पूरा अगर आप किसी पैथोजेंस का प्रभाव देखेंगे और ये लोग हैं, तो ये इस तरीके से संक्रमण तेजी से अगर फैल रहा हो, तो आप देखेंगे कि अगर सामूहिक प्रतिरक्षा, जिसको मैंने हर्ड इम्यूनिटी कह रहा था, सबको इम्यूनिटी चाहिए, तो ये देखिए यहाँ पे ये जो है एक तरीके से ढाल हो गया। इस ढाल ने किया क्या कि उस पूरे सीरीज में संक्रमण के दर को कम कर दिया। तो सामूहिक प्रतिरक्षा प्राप्त करने के लिए वैक्सीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। ये जितना भी रेड रेड आप दिख रहा है, ये सभी के सभी जो है वो एक तरीके से प्रभाव था जो लोगों पे फैल रहा था। आप यहाँ पे देखेंगे कि रेड की संख्या मिनिमाइज हो रही है, क्योंकि क्या हो रहा है, सभी लोगों ने जब वैक्सीन ले लिया तो जो संक्रमण का जो चेन था ना, वो चेन टूट गया। तो इस चेन को तोड़ने में, हर्ड इम्यूनिटी को डेवलप करने में वैक्सीन की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है। अब आते हैं अपने इस आखिरी स्लाइड के जरिए ये भी समझते हैं कि ये जो हर्ड इम्यूनिटी है ना, जो कोविड में लोगों में विकसित हो गई थी, हर्ड इम्यूनिटी, पूरा आपका सोसाइटी एक साथ किसी एक पर्टिकुलर एंटीजन के प्रति मजबूत हो गया था। तो इस हर्ड इम्यूनिटी के सामने भी कुछ चुनौतियां होती हैं। ये इतना आसान नहीं होता है कि सभी लोगों को एक साथ इम्यूनिटी प्रोवाइड कर दिया जाए। क्यों भाई? तो बैक्टीरिया, वायरस भी जो है ना, बैठे नहीं हैं। अगर आप दुनिया में बहुत अत्याधुनिक तकनीक के साथ बढ़ रहे हैं, तो इनके अंदर भी रेप्लिकेशन हो रहा है, इनके अंदर भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ये भी अपना वेरिएंट बदलते हैं, नए नए रूप में आते हैं। और जब ये नए रूप में आते हैं तो पुराने वाले वैक्सीन की जो उपलब्धता या उसकी जो स्पीड या उसकी जो एक्यूरेसी होती है वो घट जाती है। तो ये ऐसा नहीं है कि मतलब ये बात आपको इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि अगर सब कुछ कंट्रोल किया जा सकता था आसानी से, तो हर बीमारी का वैक्सीन बना लेते हैं। जो बीमारी भविष्य में आएगी उसकी भी वैक्सीन आज ही बना के आपको लगवा देते हैं। तो ये मैसेज तो यही जाएगा ना कि भाई वैक्सीन, जब mRNA तकनीक इतनी एडवांस हो गई है कि कभी भी वैक्सीन बना के हम बीमारी आने के पहले बचाव कर ले रहे हैं, तो क्यों नहीं हम कंपनियों के सहारे आने वाले 20 साल में जो बीमारी आएगी उसकी वैक्सीन आज ही बना लें। तो इसीलिए ये स्लाइड आपको दिखाना पड़ रहा है कि ये इतना सिंपल केक वॉक नहीं है कि आप गए और वैक्सीन फट से बना लिए, क्योंकि ये जो वायरस हैं या जो बैक्टीरिया हैं, अलग अलग जो वेरिएंट्स हैं, ये भी बैठे चुप नहीं बैठे, इनके अंदर भी म्यूटेशन हो रहा है, ये भी अपने को बदल रहे हैं। आप पहले धुआं से मच्छर भगाते थे, अब तो लिक्विडेटर से, केमिकल से, और आजकल तो बाकायदा वो एक तरीके से नेट लेके बैठे रहते हैं, स्टिक लेके बैठे रहते हैं मारने के लिए, फिर भी मच्छर नहीं भागता। तो क्या, और वो भी अपने को अपग्रेड करते हैं। तो हर्ड इम्यूनिटी की, यानी सभी के अंदर इम्यूनिटी आ जाए, ऐसा करने के लिए दुनिया में बहुत सारी चुनौती है। वो ये है कि ये जो म्यूटेशन के शिकार हो जाते हैं, इनकी जो प्रतिरक्षा, अब जैसे कोविड वैक्सीन से आपको प्रोटेक्शन मिली है, ये पूरी जिंदगी थोड़े मिली है, वो एक शॉर्ट टर्म के लिए मिली थी। तो बहुत लंबे समय तक इनका एक्सपोजर नहीं रहता। तो ये भी एक चुनौती के तौर पे आप देख सकते हैं। तीसरा ये है कि कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया वायरस हैं जिनका की ट्रांसमिशन और जिनका जो सिम्टम्स इस तरीके का वो रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, तो वहाँ पे वैक्सीन का कोई रोल नहीं रह सकता है। तो कुल मिला के जो 100 बात की एक बात जो समझने वाली बात है वो ये है कि क्लास 12th लेवल पे हम लोगों को कोई एकदम से बायोटेक इंजीनियर बन के वैक्सीन नहीं बनाना है। हमें समझना है कि वैक्सीन जो है एक बायोलॉजिकल प्रिपरेशन है, और इस प्रिपरेशन के माध्यम से हमें इम्यूनिटी प्राप्त करनी है, और हमें डिफरेंट टाइप के वैक्सीन के समूहों को समझना है। और आपको निश्चित तौर पे क्लास 12th लेवल पे 8-10 तरीके की वैक्सीन जरूर समझनी चाहिए। जैसे BCG का टीका मैंने बताया, जन्म के बाद लेने जाने वाला पहला टीका। MMR का टीका आप समझ सकते हैं। उसी तरीके से ओरल पोलियो वैक्सीन भी चलता है, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन चलता है। छोटे बच्चों में न्यूमोकोकल, एक तरीके से मेनिंजेस, दिमाग या एक तरीके से लंग्स को बचाने के लिए भी बहुत तरीके के वैक्सीन चलते हैं, वो कंपलसरी होता है। किशोरावस्था में लड़कियों में सर्वाइकल कैंसर्स को रोकने के लिए भी वैक्सीनेशन कराया जाता है, वो इम्पॉर्टेंट होता है। उसी तरीके से कुछ ऐसे एरिया जहाँ पे जॉन्डिस का या टाइफाइड का बहुत ज़्यादा संक्रमण है, वहाँ पे भी प्रिवेंटिव वैक्सीन के तौर पे लोग वैक्सीन लगवाते हैं। तो वैक्सीनेशन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इम्यूनिटी को बढ़ाने का, और इसीलिए 2 शब्द के साथ जिसके साथ हमने शुरुआत की थी, उसी को एक बार रिपीट करते हुए सेशन को समाप्त करते हैं। मैंने शुरू में ही कहा था, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, उसी चीज़ को हम रिपीट कर रहे हैं कि ये वैक्सीनेशन ही है जो आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। तो वैक्सीनेशन एक माध्यम है जिसके जरिए आप इम्यूनिटी प्राप्त करेंगे, रोग से लड़ने की क्षमता को विकसित करेंगे। तो ये था क्लास 12th के हेल्थ और डिजीज वाले सेक्शन में वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन के बारे में। टेलीग्राम लिंक से जुड़े हुए बच्चे अगर किसी भी तरीके की कोई क्वेरी रखना चाहें तो निश्चित तौर पे अपने सवाल रख सकते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक, इसी चैप्टर या यूनिट से संबंधित कोई फ्रेश वीडियो आप चाहते हैं किसी टॉपिक पे, तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, उसको आपके लिए एक अलग तरीके से बना के समझाया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।